नमस्कार, सुप्रभात। आज हम इकाई 6 जिसका शीर्षक है जनन के अंतर्गत अध्याय 2 पुष्पीय पौधों में होने वाले लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पुष्प आवृतबीजियों का एक आकर्षक अंग है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, जो पुष्प में निषेचन के पूर्व संरचनाएं और घटनाएं होती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत हम पुकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण जो है उसकी संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि पुष्प को हमारे जीवन में प्रेम, आराधना, अनुराग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब हम पुष्प की जैव वैज्ञानिक रूप से व्याख्या करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये पुष्प जो है ये आवृतबीजी पौधों का जनन अंग है। और इसी अंग के द्वारा आवृतबीजी पौधे जो होते हैं वो जनन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं और अपनी नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। तो आइए इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। आपने कक्षा 11 में पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र में आपको पुनः प्रारूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। इस चित्र के आधार पर हम पुष्प के जो विभिन्न प्रारूपी अंग हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प का जो प्रथम चक्र है उसके बारे में। बाह्यदल पुंज, जिसको हम पुष्प का प्रथम चक्र कहते हैं, यह हरे रंग का होता है और इसके प्रत्येक सदस्य को सेपल के रूप में जाना जाता है। सेपल या सहपत्र के रूप में जाना जाता है। पुष्प की इसका जो कार्य के बारे में हम बात करें तो यह पुष्प की जो कलिका अवस्था होती है उसमें पुष्प की रक्षा करता है। जब पुष्प खिलता नहीं है उसके पूर्व पुष्प को ढकने का कार्य करता है ये बाह्यदल पुंज, और उस प्रकार से ये पुष्प की जो है वो कलिका अवस्था में उसकी रक्षा करता है। इसके अलावा हम पुष्प के द्वितीय चक्र के बारे में बात करते हैं, जिसको हम दलपुंज कहते हैं। यह कई रंगों का होता है, जिसके प्रत्येक सदस्य को पेटल या पंखुड़ी के नाम से जाना जाता है। पुष्प और इसका जो कार्य है वो हम बात करें, पुष्प जब खिल जाता है, ओपन हो जाता है पुष्प, तो उस दौरान उसके जो जनन अंग होते हैं वो वातावरण के संपर्क में आ जाते हैं। इस दौरान ये पुनः उन जनन अंगों को ढकने का कार्य करता है और उनकी रक्षा करता है। एक और दूसरा, चूँकि ये विभिन्न रंगों के होते हैं जिसके कारण ये विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों, इंसेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं, जिससे पुष्प को पर परागण में सहायता मिलती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पुष्प के तृतीय चक्र पर, जिसको हम स्टेमन के नाम से जानते हैं, पुमंग के नाम से जानते हैं। पुमंग का प्रत्येक सदस्य स्टेमन या पुकेसर कहलाता है। और चूँकि इस स्टेमन के अंदर या पुकेसर के अंदर पराग कोश होते हैं और उन पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों के अंदर जो है नर युग्मकों का निर्माण होता है, 2 मेल गैमीट वहाँ पर बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो चक्र है पुमंग, इसको हम पुष्प के नर जनन अंग के रूप में जानते हैं। ठीक है। इसके बाद हम जायांग के बारे में बात करते हैं, जो कि पुष्प का चतुर्थ या केंद्रीय चक्र होता है, और इसके सदस्य को हम पिस्टिल या स्त्री केसर के रूप में जानते हैं। चूँकि यहाँ पर जो इसका सबसे निचला अंग होता है, सबसे ऊपर वृत्तिकाग्र, फिर वृत्तिका और वृत्तिका के नीचे अंडाशय होता है। उस अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण होता है और बीजांड के अंदर जो अंडाणु होता है उसका निर्माण होता है। अंडाणु को हम जो है मादा युग्मक के रूप में मान सकते हैं। अर्थात ये जो जायांग है ये पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा जनन अंग है, और इसी प्रकार से इसको हम जो है मादा जनन अंग के रूप में मान सकते हैं। तो ये इसकी संरचना के बारे में जो कि आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। यहाँ हम सबसे पहले बात करें, पादपों में पुष्प विकसित होने से पूर्व अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है। हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ऐसे इस प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जो पुष्प बनने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि फ्लोरोजिन हार्मोन यहाँ पर स्रावित होता है, और जिसके कारण जो स्तंभ होते हैं वहाँ पर फ्लोरल प्राइमोडियम का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उस फ्लोरल प्राइमोडियम की शुरुआत के बाद पहले पुष्पक्रम की रचना होती है, और उसके बाद में उसके ऊपर पुष्प जो हैं वो विकसित हो जाते हैं, और उसके पश्चात पुष्प में नर एवं मादा जनन अंग यानी कि पुमंग और जायांग का विभेदन और विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। अब हम पुकेसर के बारे में बात करते हैं। पुकेसर यह एक विशिष्ट प्रारूपी पुकेसर दो भागों में विभक्त होता है, जिसमें एक लंबा पतला डंठल जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, ये फिलामेंट है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, और अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक होता है जिसको हम परागकोश कहते हैं। ये जो अंतिम सिरा है जो कि द्विपालिक होता है जिसको हम परागकोश कहते हैं। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। तो ये जो इसका हिस्सा होता है, जो इसका बेसल पार्ट होता है, जो इसका आधारी भाग होता है, या तो ये जो है थैलेमस से जुड़ा होगा, पुष्पासन से जुड़ा होगा, या ये हो सकता है कि थैलेमस से पहले पेटल लगा हो और उस पेटल से फिर ये फिलामेंट लगा हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसको हम एपीपेटलस कंडीशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भी इसका जो है इंसर्शन हो सकता है। ठीक है, तो पुकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। तो अलग अलग पुष्पों में देखेंगे, अलग अलग प्रजातियों में पौधे की अलग अलग प्रजातियों को हम देखेंगे, तो वहाँ पर जो फिलामेंट की जो लंबाई होती है वो अलग अलग हो सकती है। आपने पिछली कक्षा में जो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी है वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने इस बात को जाना होगा। आइए चलते हैं आगे। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश के बारे में हम बात करते हैं, तो वह द्विपालित होता है तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठीय होती है। यहाँ पर इसको हम 2 पाली मान सकते हैं, इसमें 2 कोष्ठ है, इसको द्विपालित परागकोश आप कह सकते हैं। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है, चतुष्कोणीय होती है, 1, 2, 3 और 4 चतुष्कोणीय रचना इसको हम कह सकते हैं, जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। तो यहाँ ये 1, 2, 3 और 4 लघु बीजाणुधानियाँ यहाँ पर हैं, समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। एक पाली में आपको 2 दिखाई दे रही है। एक लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी यानी कि पोलन सेक्स में पराग में परिवर्तित हो जाती है, जो पराग कणों से ठसाठस भरे रहते हैं। तो बाद में जब इसका विकास हो जाएगा तो यहाँ आप देखेंगे कि ये पोलन सेक का निर्माण हो गया, जिसके अंदर कई सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं या पराग कण हैं वो यहाँ पर ठसाठस भरे हुए हैं। अब हम लघु बीजाणुधानी की संरचना देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह सामान्यतः 4 भित्तियों से घिरी हुई होती है, जिसमें जो पहली भित्ति है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद में जो अगली लेयर होती है उसको हम एंडोथीशियम कहते हैं, उसके बाद में अगली लेयर होती है उसको मध्य परत कहते हैं, और सबसे अंत में टेपिटम की लेयर होती है। हालांकि टेपिटम के नीचे एक और लेयर होगी जिसको हम लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके बारे में कि ये संरचनाएं जो हैं इनके क्या कार्य हैं। तो बाहर की ओर जो 3 परतें होती है, कौन कौन सी 3 परतें? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मध्य परत। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मध्य परत। जो 3 परत होती है, बाहर की ओर की जो 3 परतें होती है वो संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण को अवमुक्त करने का कार्य करती है। तो इन तीनों लेयर का जो काम है वो हमारी लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा करना है, और जब परागकोश स्फुटित होता है तो उसमें इसकी सहायता करती है ये तीनों लेयर्स जो हैं
ठीक है। तो इन तीनों लेयर के दो कार्य हैं, एक तो लघु बीजाणुधानी की रक्षा और दूसरा परागकण स्फुटन में सहायता, ठीक है। इसके बाद जो सबसे आंतरिक परत जिसको हम टेपिटम कहते हैं, यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। जो टेपिटम है यहाँ पर, जो टेपिटम है वो टेपिटम क्या करता है, परागकणों को जो विकसित हो रहे हैं उनको ये पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इनमें साइटोप्लाज्म से भरी होती है और सामान्यतः इनमें एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। इनमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। जितने ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे उतने यहाँ पर क्रोमोसोम्स होंगे और जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतना वहाँ पर उनका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने से उतना ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा और जितने ज़्यादा प्रोटीन होगा इसका मतलब ये कि वहाँ पर उतना ही ज़्यादा पोषक पदार्थ बनेगा और जो कि विकसित हो रहे पोलन परागकणों को जो है वो मिल पाएगा वहाँ पर। और परागकण जो है उनके विकसित और सुव्यवस्थित विकसित होने और पोषित होने के लिए यहाँ पर संभावनाएं बनी रहेगी। सबसे अंत की जो लेयर है, जो टेपिटम से भी अंदर यानी कि जो केंद्रीय जिसको भाग हम कह सकते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जो कि एक तरीके की मियोसाइट्स होती हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं। और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 परागकणों का निर्माण करती है। तो ये इसकी लघु बीजाणुधानी की संरचना है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कई बार ये लघु बीजाणुधानी की संरचना इसका चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है। टेपिटम के बारे में कई बार पूछा जाता है कि टेपिटम अगर नहीं होगा या विकसित टेपिटम नहीं होगा किसी भी लघु बीजाणुधानी में तो उसका परागकणों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा सा इसका उत्तर ये होगा कि जब टेपिटम नहीं होगा तो परागकणों को निश्चित मात्रा में पोषण नहीं मिल पाएगा और पोषण नहीं मिल पाएगा तो परागकण जो हैं होंगे उनकी वाइटलिटी कम हो जाएगी, उनकी जीवन क्षमता कम हो जाएगी और कई सारे परागकण ऐसे होंगे जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे, यानी कि जो नर युग्मकों को बनाने में सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। लघु बीजाणु जनन ऊतक की प्रत्येक कोशिकाएं एक सक्षम पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं। लघु बीजाणु जनन के लिए जो उत्तरदायी कोशिकाएं होती हैं वो एक पराग मात्र कोशिका होती है, पॉलन मदर सेल जिसको हम कह सकते हैं। एक पराग मात्र कोशिका जो होती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये यहाँ पर एक पराग मात्र कोशिकाएं हैं और इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अंत में यहाँ पर पराग कणों का निर्माण हो जाएगा, या यूँ कहें कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनका निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। लघु बीजाणु जनन के समय एक पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें लघु बीजाणु चतुष्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ पराग मात्र कोशिका में तो पहला मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 में यहाँ पर 2 केंद्रक बने। उसके बाद में मियोसिस 2 हुआ, इसमें 4 केंद्रक बने और इसके पश्चात इन चारों केंद्रकों से 4 कोशिकाएं बन गई और ये चारों कोशिकाएं जो थी ये अर्धसूत्री कोशिकाएं हैं और इन प्रत्येक कोशिका को एक हम माइक्रोस्पोर कह सकते हैं, लघु कण कह सकते हैं इसको, या परागकण कह सकते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण का निर्माण होता है जो पराग कोश के स्फुटन के साथ मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है ये कहाँ चल रही है, ये हमारी लघु बीजाणुधानी के अंदर चल रही है, जहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। वो मात्र कोशिका, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 माइक्रोस्पोर्स यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण कर रही है। और अब जब ये लघु बीजाणुधानी यहाँ से फट जाएगी, विस्फुटित हो जाएगी, तो ये परागकण बाहर निकल जाएंगे, ठीक है।
अब प्रत्येक लघु बीजाणु जो होता है वो अंत में एक परागकण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से ये हम देखें कि ये जो हमारा लघु बीजाणु यहाँ था, यहाँ जो 4 लघु बीजाणु बने थे उनमें से एक लघु बीजाणु को हम देखते हैं कि वो किस तरीके से परागकण में परिवर्तित हो जाता है। तो जो लघु बीजाणु है वो एक समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा विभाजित होता है, जिसमें यहाँ सबसे पहले इसकी कोशिका के अंदर रसधानी या वैक्यूल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये वैक्यूल आपस में जुड़कर एक बड़ी वैक्यूल यहाँ पर बन जाती है। उसके बाद में इसका केंद्रकीय विभाजन एसिमेट्रिक तंतु यहाँ पर बनता है और इसके द्वारा इसके केंद्रक का विभाजन हो जाता है और केंद्रक जो है यहाँ पर 2 केंद्रक बन जाते हैं। लेकिन 2 केंद्रक बनने के पश्चात जब जीव द्रव्य का विभाजन होता है तो जीव द्रव्य का विभाजन जो होता है वो असीमित प्रकार का होता है, यानी कि एक कोशिका को कम जीव द्रव्य मिलता है जबकि दूसरी कोशिका को अधिक जीव द्रव्य मिलता है। तो ये कम जीव द्रव्य वाली जो कोशिका होती है जिसको हम जनन कोशिका के नाम से जानते हैं, जो अधिक जीव द्रव्य वाली कोशिका होती है उसको हम कायिक कोशिका के नाम से जानते हैं। और इसके साथ ही ये जो हमारा परागकण है ये 2 भित्तियों के द्वारा जो है घिर जाता है, बाह्य चोल और आंतरिक चोल। आइए इसकी विस्तृत संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं आगे। तो अब देखते हैं परागकण की संरचना। परागकण नर युग्मकोद्भिद को प्रतिनिधित्व करता है। नर युग्मकोद्भिद है, ये मेल गेमिटोफाइट है, ना कि ये मेल गेमिट है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जब इसका अंकुरण होगा तो यहाँ इसकी जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका से का जो केंद्रक है वो एक बार पुनः विभाजित होकर 2 युग्मकों का निर्माण करेगा। तो अर्थात वो संरचना जो कि युग्मकों का निर्माण करती है उसको हम युग्मकोद्भिद कहते हैं, ना कि युग्मक। ठीक है, तो परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण सामान्यतः गोलाकार या गोलीय होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर हो सकता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। तो 2 परतों वाली भित्ति होगी, एक्साइन और एंटाइन, यानी कि बाह्य चोल और आंतरिक चोल। ठीक है, जिसमें बाह्य कठोर भित्ति को हम बाह्य चोल कहते हैं। जो बाहर की जो भित्ति है, जो कठोर भित्ति है, उसको हम बाह्य चोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलनिन एक जो केमिकल होता है उसकी बनी होती है, स्पोरोपोलनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो केमिकल है जो कि एक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, जो कि सामान्यतः जो है एंजाइम्स के द्वारा या किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा या डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता है, विघटित नहीं होता है। यह उच्च रक्तचाप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकता है, हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर सकता है, और या किसी एसिड को लें या किसी बेस को लें, क्षार को लें, अगर उसको भी इसके ऊपर हम इसके ऊपर डालते हैं तो ये उससे विघटित नहीं होगा। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो कि स्पोरोपोलनिन को निम्नीकृत कर सके या उसको विघटित कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है जिसको हम बाह्य चोल कहते हैं, एक्साइन जिसको हम कहते हैं, वो एक सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बन सामग्री से बनी होती है, जिसको कोई भी एंजाइम और कोई भी एंजाइम या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको विघटित नहीं कर सकता है। अभी तक ये हमें ज्ञात है। ठीक है, आगे चलते हैं। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होता है जिसको हम जनन छिद्र कहते हैं। यहाँ पर स्पोरोपोलनिन अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर परागकण में एक जगह ऐसी होगी जिसको हम जर्मपोर कहेंगे या जनन छिद्र कहेंगे। इस जगह पर स्पोरोपोलनिन नहीं होता है और यहीं से जब परागकण जो है वो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो वहाँ से ही पोलन ग्रेन जो है, पोलन ट्यूब है, पराग नलिका जो होती है वो वहीं से बाहर निकलती है। तो सिर्फ इस पूरी भित्ति में एक ही ऐसी जगह होगी जहाँ पर स्पोरोपोलनिन नहीं होगा और उसी को हम कहेंगे जनन छिद्र। ठीक है, आगे चलते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत ही अच्छे संरक्षित होते हैं क्योंकि इनमें स्पोरोपोलनिन
की उपस्थिति होती है। तो चूँकि स्पोरोपोलिन इनके अंदर होता है और हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही कठोर आवरण होता है, रेजिस्ट करने वाला होता है, जिसके ऊपर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्षारों का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई एंजाइम इसको विघटित नहीं कर पाता है। इसके कारण ये जब भी पोलेन्स बनते हैं और यदि वो पोलन परागण की प्रक्रिया में भाग नहीं लिए और वो धरती में समाहित हो जाते हैं तो वो एक अच्छे जीवाश्म की भांति जो है वो प्रिजर्व हो जाते हैं, संरक्षित हो जाते हैं। हजारों साल के बाद भी हम इन पराग कणों का अध्ययन कर सकते हैं और उस अध्ययन से हम पता लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ पर किस प्रकार के पौधे हुआ करते थे। ठीक है, इस स्टडी को हम पैलिनोलॉजी कहते हैं, है ना। पोलन ग्रेन की जो स्टडी करने वाली जो ब्रांच है उसको हम पैलिनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो बाह्य भित्ति के बारे में तो हमने बात कर ली, आंतरिक भित्ति के बारे में बात करते हैं। परागकण की जो आंतरिक भित्ति होती है उसको हम अंतःचोल कहते हैं। यह एक पतली सतत परत होती है जो कि सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। तो सामान्य रूप से जो सेल वॉल जिसकी बनती है सेलुलोज पेक्टिन की बनी हुई होती है, उसी कंपोनेंट से ये भी बनी हुई है। तो यहाँ कोई विशेष जो है वो केमिकल्स नहीं है इसकी संरचना में। सामान्य रूप से यह सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। तो यहाँ पर जो सबसे बाहर तो क्या होगा, एक्साइन होगा, बाह्य चोल, उसके बाद में होगा आंतरिक चोल और आंतरिक चोल के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है, जो कि हम जानते हैं कि कोई भी पादप कोशिका होती है तो पादप कोशिका में सबसे पहले सेल वॉल होगी और सेल वॉल के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो लेयर होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो जब परागकण परिपक्व होते हैं तब उसमें दो कोशिकाएं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित हो जाती है। तो दो कोशिकाएं बन जाती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, दो कोशिकाएं बन जाती है। जिसमें अब हम बात करते हैं कायिक कोशिका के बारे में। कायिक कोशिका बड़ी होती है। कायिक कोशिका कैसी होती है? बड़ी होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार एवं एक विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ा केंद्रक देखने को मिलेगा, बड़ी कोशिकाएं हैं और बड़ी कोशिका है और उसके अंदर जो है प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार यानी कि पोषक तत्व यहाँ पर भरे हुए हैं। जबकि हम जनन कोशिका के बारे में बात करें तो जनन कोशिका छोटी होती है, ये छोटी कोशिका आपको दिख रही है, तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। तो ये यहाँ जो डायग्राम आपको दिख रहा है, हालांकि हमें एक स्टेगनेंट फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन ये फ्लोटिंग फॉर्म में होगी। ये सेल जो होगी ये फ्लोटिंग फॉर्म में होगी, जो कि कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती हुई आपको दिखाई देगी। आगे हम बात करते हैं 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण दो कोशिकीय चरण में झड़ते हैं या संलगित होते हैं। तो यानी कि जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, जब परागण की प्रक्रिया होती है, तो उस दौरान ये परागकण लगभग 60% पौधों में ऐसा देखा गया है कि जब दो कोशिका अवस्था होती है उस दौरान परागण की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। ठीक है, शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागण के झड़ने से पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मकों को बनाते हुए परागणित होती है। तो यानी कि जो बाकी बचे हुए 40% आवृतबीजी पौधे हैं उनमें क्या होता है कि उनमें ये जो जनन कोशिका जो होती है ये जब पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है और 2 नर युग्मकों को बनाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 केंद्रक हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा ये कायिक कोशिका का केंद्रक, और जब जनन कोशिका भी विभाजित हो जाएगी समसूत्री कोशिका विभाजन से तो 2 केंद्रक और बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये तीन केंद्र की अवस्था हो जाएगी। तो उस दौरान परागण होता है बचे हुए हमारे 40% आवृतबीजी पौधों में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे परागण होते हैं उनको कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनके द्वारा एलर्जी होती है, उनको एक एलर्जेंट के रूप में माना जाता है। अनेक प्रजातियों के परागण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, जिसको हम दमा, श्वसनी शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो आप जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे, तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि कई प्रकार के जो बाह्य प्रोटीन होते हैं जो हमारे श्वसन तंत्र में या हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र हैं उसको जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं, उसको
एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए जो है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए सक्रिय कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम हाइपर एक्टिवेशन कहते हैं। और उसी हाइपर एक्टिवेशन को हम एक तरीके से जो है एलर्जी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी बाह्य प्रोटीन हो सकता है। तो जो हमारा परागण होता है वो भी एक प्रोटीनिशियस कंपाउंड होता है, जिसके कारण हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो सक्रिय हो जाता है, और जिसके कारण हमें कई प्रकार के एलर्जिक सिम्टम जैसे छींके आना, खांसी होना, आँखों में जलन होना, आँखों से आंसू आना, इस प्रकार की के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूँ के साथ आने वाले गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागण एलर्जी का कारण है। तो यहाँ पर हमने जब कुछ देशों से गेहूं को आयातित किया था, तो उस दौरान उनके साथ में गाजर घास या पार्थेनियम के बीज भी आ गए, और वो यहाँ आकर इतने डेवलप हो गए। और चूँकि इसको कोई भी जानवर जो है वो नहीं खाता है, इस स्थिति में ये काफ़ी व्यापक रूप से यहाँ पर फैल गए, और इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो परागकण होते हैं, वो गंभीर रूप से जो है एलर्जी का कारण बने हुए हैं। ठीक है, परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। सामान्यतः जो हम पार्थेनियम के बारे में बात ना करें, बाकी परागकणों के बारे में बात करें, परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरक फूड सप्लीमेंट के रूप में पराग गोलियाँ, टैबलेट्स लेने का प्रचलन बढ़ा है। तो चूँकि इनमें पोषण से भरपूर होते हैं, न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर होता है, इसलिए इनसे टैबलेट बनाई जाती है, और वो टैबलेट्स फूड सप्लीमेंट के रूप में, आहार संपूरक के रूप में इनका उपयोग आजकल करने को देखा जा रहा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियां एवं सिरप के रूप में बाजार में उपलब्ध है। पश्चिमी देशों में काफ़ी चलन है इसका। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावकों या अश्व जो घोड़े होते हैं, या ऐसा कहना चाहिए कि जो अश्व जिनको हम घुड़सवारी करते हैं या घुड़दौड़ में जिनका उपयोग किया जाता है, उनकी कार्यदक्षता में वृद्धि करता है। तो एज ए एनर्जी सोर्स इनको यूज़ किया जाता है। और ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो घुड़दौड़ में जो घोड़े होते हैं, उनको जब हम इनका पोषण देते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाती है, उनका परफॉर्मेंस लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम बात करें कि परागकण में जीवन क्षमता, परागकण की जो है जीवन क्षमता कितनी होती है, कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है। बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो परागकण की जो जीवन क्षमता है उसमें अलग अलग पौधों में अलग अलग देखी गई हैं। बहुत सारी विविधताएं यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ अनाज जैसे धान एवं गेहूं में। धान और गेहूं में बात करें तो परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी, लगभग 30 मिनट में खो देते हैं। तो यानी कि 30 मिनट जब परागण के बाद जब वे विकसित हो जाएंगे, परागण की प्रक्रिया में भाग ले लेंगे, तो 30 मिनट में अगर उनमें अंकुरण हुआ तो ठीक, नहीं तो वो अपनी क्षमता खो देते हैं। जबकि रोजेसी कुल, गुलाब के पौधों के कुल के बारे में हम बात करें, लेग्यूमिनोसी में बात करें या सोलेनेसी में बात करें, तो परागकण की जो जीवन क्षमता रहती है वो कई महीनों तक बनी रहती है। कई महीने तक वो परागकण जो है वो अपनी क्षमता को नहीं खोते हैं, अपने अंकुरण की क्षमता को नहीं खोते हैं। आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणुओं का भंडार किया जाता है। तो बहुत से ऐसे जानवर होते हैं, उनका जो वीर्य होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनका भंडारण किया जाता है। ठीक उसी तरह बहुत सी प्रजातियों के परागकण को द्रव नाइट्रोजन, लगभग इतना टेम्परेचर -1960 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। तो जिस तरीके से हम जर्म प्लाज्म बैंक जिसको हम कहते हैं वो बनाते हैं, तो उसमें हम जर्म प्लाज्म बैंक में स्पर्म और जो एग्स होते हैं वो, और परागकण, इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं उनको हम भंडारित कर सकते हैं। इस प्रकार से भंडारित पराग का उपयोग बीज भंडार बैंक की भांति पराग भंडार बैंकों के रूप में की जाती है। फसल प्रजनन के कार्यक्रम में इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम पुष्प के मादा जननांग के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।